मैं आगे बताऊंगा सर्वर के अंदर क्या क्या चीजें है। इसके अंदर सर्वर में मेरा कंप्यूटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेरा सर्वर इंस्टॉल होगा, जैसे कि अपाचे, नाम सुना होगा आपने, कभी सुना हो नाम अपाचे। सर्वर इंस्टॉल होगा। मे बी एक सर्वर होता है एनजीएनएक्स, एनजीएनएक्स भी होता है, यहाँ पे बहुत सारे सर्वर होते हैं। टॉमकैट, समझ रहे हो ना, टॉमकैट, बहुत सारे होते हैं। तो ये सर्वर इंस्टॉल होता है जो आपका पूरा रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, मैप करता है, वो सारा इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो आपका रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचा है, यहाँ पे। आपका रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचा, सर्वर पे। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट पहुंचा वो किसके थ्रू पहुंचा, एचटीटीपी, उसको क्या बोलते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे रिक्वेस्ट मैप हुआ और आपको जो फाइल चाहिए वो उसको रिस्पॉन्स कर देगा आपके मशीन पे। तो मशीन पे जो रिस्पॉन्स करेगा, क्या इसको क्या बोलते हैं, एचटीटीपी रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, एचटीटीपी रिस्पॉन्स। तो आपके मशीन पे आएगा। लेकिन आपके ब्राउजर में एक खासियत है, आपका ब्राउजर पता है क्या जानता है, सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसकी इसकी नॉलेज है, वो पाइथन नहीं जानता। आपका वेबसाइट पाइथन पे बना हुआ, वो उसको कुछ नहीं पता, है ना। आपका वेबसाइट को पाइथन के बारे में क्या है बना हुआ, मेरे ब्राउजर को कुछ नहीं पता। वो सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पता हो। तो काम कैसे करता है, जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे जाता है और इस मशीन पे क्या इंस्टॉल होता है, जैसे पाइथन इंस्टॉल है इस मशीन के ऊपर, नोड.js इंस्टॉल है, जावास्क्रिप्ट की टेक्नोलॉजी इंस्टॉल है। तो जो पाइथन और जावास्क्रिप्ट का जो कोड होगा वो यहीं पे एग्जीक्यूट कर जाएगा सर्वर पे ही, और इसका रिस्पॉन्स आपके मशीन पे आएगा। और जो HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है, वो एज इट इज आपको दे देगा, वो ब्राउजर समझेगा, भाई ब्राउजर का पार्ट है, ब्राउजर समझेगा। तो आपका जो वेबसाइट है ना, आपका वेबसाइट बेसिकली इस मशीन के ऊपर लोड हो रहा है। मतलब आपका डिजाइन यहां पे बन रहा है, यहां से बनकर नहीं आ रहा है कोई डिजाइन, यहां से यहां डिजाइन बनकर नहीं आ रहा है, डिजाइन इस मशीन पे बन रहा है। यहां से क्या है, यहां से आपके मशीन पे क्या आ रहा है, कोड, सोर्स कोड, उसका बनने का सोर्स कोड आ रहा है कि आपका डिजाइन बना कैसे है। पाइथन का सोर्स कोड नहीं आएगा, क्योंकि पाइथन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता, तो इसका कोई सोर्स कोड यहाँ पे नहीं आएगा। पाइथन यहाँ पे चलेगा, सर्वर पे चलेगा, इसका पूरा कोड इस मशीन पे एग्जीक्यूट करेगा। एक वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। तो बोले सर पाइथन तो अपने कंप्यूटर पे चला लेते हैं, तो आपका मशीन है, आप इंस्टॉल करके चलाते हैं, ब्राउजर पे नहीं चलता वो, ठीक है। उसका अलग से आप इन्वायरमेंट डालते हैं, पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर चलाते हैं पाइथन। आप बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चला सकते ना। अब देखो यहाँ पे, तो आपको पता चला कि वेबसाइट कैसे काम करता है। यहाँ पे मेरा वेबसाइट लोड हुआ, है ना, यहाँ पे मेरा वेबसाइट लोड हुआ सारा का सारा, और यहाँ पे स्क्रीन पर दिख गया। अब किसी ने बोला कि सर मान लीजिए कि मैं वेबसाइट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, वेबसाइट मुझे यहाँ पे दिख गया। अब जो बंदा वेबसाइट बनाया है, उसको कैसे पता कि मुझे इस पे डालना है, वो क्या करेगा, कैसे डालेगा वेबसाइट। तो ये क्या करेगा, इस कंप्यूटर से कनेक्शन बनाएगा, ठीक है। उस कनेक्शन को कैसे कैसे कनेक्शन बना सकता है इस कंप्यूटर के साथ, जैसे कि FTP, FTP क्या नाम है, FTP एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे ब्राउजर एक वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करता है, HTTP, वेबसाइट को ओपन करने के लिए। इसी तरीके से अपने दूसरे कंप्यूटर पे, सर्वर पे फाइल डालने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका नाम ही होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। आप इसका मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, इसका नाम क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर होता है 21, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोटोकॉल क्या होता है मेरा, यहाँ से जो ब्राउजर जो रिक्वेस्ट भेजता है उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, HTTP। ब्राउजर जो रिक्वेस्ट भेजता है उस प्रोटोकॉल का नाम है HTTP, और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 80। और एक चीज और यूज होता है HTTPS, उसका पोर्ट नंबर होता है 443। दो चीज, ब्राउजर दो, यहाँ से दो रिक्वेस्ट है, एक है 443 और एक होता है 80। दो पोर्ट से यहाँ पे वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी दो पोर्ट यूज होता है, 21 और 22, दो पोर्ट यूज होते हैं। इसका मैं आगे आपको, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको आगे चल के इसका पूरा डिटेल बताऊंगा कि 443 का कैसे वर्क फ्लो है, SSL क्या होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको आगे। अभी बेसिकली हम लोग ये कवर कर रहे हैं कि वेबसाइट काम कैसे करता है, ठीक है। थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया होगा आपको। तो हम लोग वेबसाइट जो सीख रहे हैं बनाना, तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि वेबसाइट काम कैसे करता है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे ये डेवलपर कैसे वेबसाइट को इस मशीन के ऊपर डाला, उसके लिए कैसा कनेक्शन बनाएगा, वो FTP, और FTP से वो FTP के साथ जुड़ करके अब उसने ये मशीन के लिए इंटरनेट से ऐसा मशीन, इसको यहाँ मशीन बैठाने के लिए पता है इसको बहुत खर्च करना पड़ा, लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। इसलिए क्या करता है पता है, ये किसी दूसरे से ना मशीन कोई और बैठाता है और ये खरीद लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट मुझे भी दे दो इस मशीन का, मैं अपना वेबसाइट डालूंगा। कोई बोलता है मुझे भी थोड़ा स्पेस दे दो, मैं भी अपना वेबसाइट डालूंगा। इससे
कॉस्ट कटिंग हो जाती है, मतलब सस्ते में आपका काम बन जाता है, ठीक है ना। बाकी पूरा सेटअप करना एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट का खर्च पड़ेगा। सर्वर अपना अपना सर्वर बैठाना, आपने सुना होगा कि सर्वर रूम होते हैं। अब देखो यहाँ पे उसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, एज्योर, बहुत सारे चीजें आ चुके हैं मार्केट में जिसको आप यूज कर सकते हो। चीजें वही है यार, सब कुछ सेम है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डल जाता है, उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। एक डेवलपर एक चीज और कनेक्शन बनाता है यहाँ से यहाँ तक, FTP प्रोटोकॉल का भी यूज करता है। और एक प्रोटोकॉल और यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, SSH। क्या यूज करते हैं, SSH। ये भी पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 22 पोर्ट नंबर यूज करते हैं यहाँ पे। 2122 पोर्ट नंबर से आप इसको SSH कनेक्शन बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे मशीन का टर्मिनल आपके मशीन पे आ जाता है, ठीक है। तो वो बाद में बात करेंगे हम लोग उसके रिलेटेड। तो इस तरीके से इसका वर्कफ्लो है वेबसाइट का। अब देखिए वेबसाइट, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी समझा रहा हूँ। देखो मैं इसको, आपको पता होगा, देखिए एक वेबसाइट का, आपको बताया था ये कंप्यूटर है, ठीक है। एक कंप्यूटर है मेरे पास, ठीक है। एक सर्वर है, ये मेरा क्या है, एक सर्वर है। एक दूसरा कंप्यूटर है, सर्वर ना बोल को बोले दूसरा कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर है बट कुछ स्पेशल फीचर है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सर्वर। और 24/7 रनिंग में है और इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंटरनेट से आप कनेक्ट होते हैं तो इससे जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा तो आपको इधर से क्या देता है सर्वर, रेस्पॉन्स। क्या देता है, रिस्पॉन्स। आपने रिक्वेस्ट भेजा, रिस्पॉन्स करेगा। तो आपने डिपेंड करता है कि आपने रिक्वेस्ट क्या भेजा है ना, और रिस्पॉन्स क्या मिलने वाला है। अगर आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं ब्राउजर के ऊपर तो कंफर्म इसका रिक्वेस्ट HTTP होगा। HTTP वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, HTTP रिक्वेस्ट करेंगे। वेबसाइट खोलने के लिए APIs वगैरह हिट करने के लिए सारा ये प्रोटोकॉल के यूज करते हैं HTTP का और HTTPS, दोनों में से दोनों यूज होते हैं, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां से रिक्वेस्ट भेजें, यहां से रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसे ऐसे तो यार हजारों सर्वर हो सकते हैं, हर वेबसाइट के लिए अपना एक सर्वर हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है एक ही सर्वर पे 1000 वेबसाइट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं, है ना। अपाचे अगर आप इंस्टॉल करते हो उसमें वर्चुअल होस्ट का बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, प्रॉक्सी वगैरह चेंज करने का, जिसमें आप मल्टीपल होस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो एक और सर्वर हो सकता है, भी आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो मेरा ये कहना है कि मान लीजिए आपने कोई रिक्वेस्ट भेजा, अब सर्वर को नहीं पता चला कि वो आपने क्या मांगा है, तो उस केस में सर्वर आपको कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा। अगर वो वहां पे अगर यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट गया है तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा। तो इसके लिए इस सर्वर पे पता है क्या बना हुआ है, उसको बोलते हैं स्टेटस कोड। क्या बोलते हैं, स्टेटस कोड। सर्वर पे क्या बना हुआ है मैं बता रहा हूँ, उसके लिए क्या बना हुआ है, स्टेटस कोड। स्टेटस कोड। अगर अगर आपने रिक्वेस्ट भेजा, तो आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो तो बेसिकली सर्वर से क्या मांगते हो, मुझे ये वाला फाइल दे दो। अब सर्वर के पास फाइल नहीं है, तो सर्वर इसको कैसे बोलेगा कि आपको ये वाला फाइल नहीं है। तो ऐसा तो बोल नहीं सकता कि नहीं ये वाला फाइल नहीं है। तो उसने हर चीज के लिए कोड बनाया हुआ है। अगर सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स कर दिया 404, मतलब इसका मतलब यह है कि फाइल नहीं है मेरे पास, आपने जो मांगा है वो मेरे पास नहीं है। मतलब ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट गया या कहीं से भी उसके पास रिक्वेस्ट गया और उसके पास नहीं है अगर वो चीज, तो आपको क्या रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिस्पॉन्स करेगा 404, मतलब वो फाइल अब उसके पास नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको वेबसाइट दे दिया, सब कुछ सही रहा, खुश हो गया वो, आपको आपको दे दिया वेबसाइट, तो उसके बाद क्या ओपन होगा, उसके बाद आपको क्या कोड मिलेगा, कोड तो मिलेगा। ऐसा है कि कोड तो कंफर्म मिलता है, तो उस केस में मिलेगा 200, मतलब ओके। 200 का मतलब होता है ओके, सही है, आपका सब कुछ सही है। और भी बहुत सारे कोड हैं, किसी टाइप का एरर होता है तो 500 ऑथराइजेशन, बहुत सारे 402, बहुत सारे एरर्स होते हैं, स्टेटस कोड बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कोड क्यों बनाया गया। हर का अगर मैसेज अलग अलग कर देता, आराम से मैसेज देता कि भाई नहीं मिला मुझे डेटा, इस तरीके से बोलता है। लेकिन यहाँ पे देखो यार, दुनिया में बहुत सारे सर्वर है ना, कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा। जो अगर आपको, इसीलिए कॉमन रखा गया, ये चीजें ना कॉमन रखा गया है हर सर्वर के लिए। दुनिया में किसी भी टाइप का सर्वर हो, हमेशा अगर फाइल नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, 404। इससे इसलिए कि बहुत जल्दी उसको, एरर्स को, बग्स को ठीक कर पाए, ताकि ये हर सर्वर पे अगर अगर ये अभी अगर मान लो ये भी एक सर्वर है और यहाँ पे भी सेम एरर आता है, तो इसलिए इससे यहाँ पे भी ये समझ जाएगा कि इसका मतलब नहीं मिला। अब दोनों बताओ, अलग अलग सर्वर अपना अपना अगर स्टेटस कोड रखेगा तो कितना कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, है ना। इसलिए कॉमन रखा गया है चीजें, ताकि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, एरर को सॉल्व किया जा सके।
लोगों को समझ में आ जाए तुरंत, अच्छा इसका मतलब यही होता है, ये फिक्स है। अगर एलिफेंट का मतलब हाथी है तो भाई कहीं भी पूरे विश्व किसी कोना में भी रहे उसका मतलब वही है। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं स्टेटस कोड। अब एक चीज और देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर थोड़ा सा और बचा है। ये आपको पता चल रहा है ना काम कैसे करता है हमारा, पूरे लोड कैसे होता है। तो किसी भी वेबसाइट में आपको बताया था, किसी भी वेबसाइट में भाई दो पार्ट होते हैं, फ्रंट और बैक। तो जो ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होता है वो क्या होता है, फ्रंट। और जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं बैक एंड। ये क्या है, बैक एंड। और यहाँ पे जो एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में क्या एग्जीक्यूट है, जावास्क्रिप्ट। तो जो जावास्क्रिप्ट बैकएंड में चलता है उसको बोलते हैं नोड.js। और जो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे चल रहा है ब्राउजर के ऊपर, वो आपका नॉर्मल डॉम के थ्रू, आपका जो जावास्क्रिप्ट का फ्लो है इंजन, उसके थ्रू चल रहा है। ठीक है, और जो बैकएंड में चल रहा है यहाँ पे डॉम तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट नोड.js का है, इसके अंदर नोड.js का इंस्टॉल करना पड़ता है। आप नोड.js का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो जो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे चलेगा वो कंफर्म होगा नोड.js, क्योंकि यहाँ पे ब्राउजर तो है नहीं, इस मशीन पे कोई ब्राउजर नहीं है और मशीन को हम देख भी नहीं रहे हैं। देख तो रहे अपने मशीन को, मैं तो इस मशीन पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कैसे, आपको उसका लोकेशन पता है और ये मशीन 24/7 रनिंग में है। अगर किसी मशीन का मुझे लोकेशन पता है और मैं एक इंटरनेट से जुड़ा हुआ भी हूं और लोकेशन भी पता है, तो मैं इस मशीन से कनेक्शन बना सकता हूं। तो ब्राउजर जो कनेक्शन बनाता है HTTP कनेक्शन होता है, मैं पहले बता चुका हूं। अब देखो एक चीज और इसमें, अगर मान लो ये मेरा सर्वर है, तो पता है सर्वर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से जब ब्राउजर से रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के ऊपर, तो आपने इसको क्या नाम दिया कि यहाँ पे ब्राउजर के थ्रू कैसा रिक्वेस्ट जाता है, HTTP रिक्वेस्ट। कैसा रिक्वेस्ट होता है, HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ से यहाँ रिक्वेस्ट गया, इस रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, HTTP रिक्वेस्ट या HTTPS। लेकिन पता है ये जो, मान लो कि एक आदमी है, ये HTTP को एक आदमी बोलते हैं कि आदमी है, यहाँ से यहाँ जाता है, इससे बोलता है, सर्वर को बोलता है मुझे ये वाला फाइल दे दो, और ये यहाँ से फाइल लेकर ब्राउजर के ऊपर आ जाता है और यहाँ पे चलता है। इसके थ्रू आप बहुत सारे होप से होकर गुजरता है रिक्वेस्ट, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है। देखो गूगल तक पहुंचने में कितने होप्स लगे हैं, मैंने दिखाया भी आपको, देखिए, है ना, यहाँ तक पहुंचा, अब ये 3 पे गया, टाइम आउट। ठीक है, तो ये सारे होप्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ये रिक्वेस्ट बेटा, आपको पता है कि यहाँ से रिक्वेस्ट जाता है सर्वर के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, HTTP रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ गया, HTTP रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, और यहाँ से आएगा तो इसको बोलते हैं HTTP रिस्पॉन्स। अब समझो मेरी बात, अगर मान लो कि ये जो HTTP है, ये ऐसा आदमी है जो कोई भी काम करने के बाद उस काम को भूल जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मान लो कि ऐसा आदमी है कि कोई भी काम करेगा ना, उसके बाद वो भूल जाएगा। HTTP प्रोटोकॉल को पता है क्या बोलते हैं, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, स्टेटलेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीजें छुपा हुआ है। क्या बोलते हैं, HTTP प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, STAT, स्टेटलेस। स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, क्या है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। एक ऐसा प्रोटोकॉल है स्टेटलेस। अब देखिएगा स्टेटलेस का मतलब क्या है भैया, स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि अगर अगर यहां से रिक्वेस्ट गया सर्वर पे, ठीक है, बहुत बढ़िया, और यहां से रिस्पॉन्स लेकर आया, यहां से रिक्वेस्ट गया सर्वर के ऊपर और यहां से क्या लेकर आया, रिस्पॉन्स। एक सेकेंड, यहां से क्या लेकर आया, रिस्पॉन्स। मेरा प्रोटोकॉल यहां से यहां गया और यहां से यहां रिस्पॉन्स लेकर आया, उसके बाद इस प्रोटोकॉल भूल जाता है कि मैं कहां गया था और कहां से आया हूं। ये तो बहुत है। उसके बाद इसका मतलब बेसिकली क्या हो, अगर ये भूल गया तो आपको पता है ना, इसके साथ कनेक्शन टूट गया, आपके सर्वर के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं होता। जो वेबसाइट आपको ब्राउजर पे मिल गया उसके बाद न सर्वर आपको जान रहा है ना आप उसको जान रहे हैं। अब एक दूसरे को कैसे जान रहे थे, HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट भेजा, HTTP कनेक्ट, आप हम लोग आप लोग को सर्वर और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेट कर रहा था वो, ये प्रोटोकॉल के थ्रू। लेकिन प्रोटोकॉल तो एक ही बार रिक्वेस्ट ले जाना और रिस्पॉन्स आना, उसके बाद भूल जाता है कि क्या मैं कहाँ गया था और क्या गया था। उसके बाद अगर इस प्रोटोकॉल से पूछोगे ना कि आप लास्ट टाइम कहाँ पे गए तो उसको नहीं पता, बोले मुझे नहीं पता कहाँ गया, आप बताओ आप जाना कहाँ है। मतलब एवरी रिक्वेस्ट क्या है, इसके लिए न्यू रिक्वेस्ट है। इस प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, एवरी रिक्वेस्ट इज न्यू रिक्वेस्ट। उसका प्रत्येक रिक्वेस्ट नया रिक्वेस्ट है। इसका ही कहने का मतलब है कि जितनी बार मुझे बोलोगे ना, मैं इस सर्वर के लिए नया रहूंगा। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेशंस जैसे कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सेशंस, कुकीज, इसी चीज को सॉल्व करते हैं कि तुम याद करके रखो, ट्रैक करके रखो कि मैं HTTP का मतलब पता है क्या होता है, वो ट्रैक करके नहीं रखता। तो यहां से क्या करता है, जब HTTP यहाँ पे पहुंचता है ना, तो सर्वर उसको ना एक टोकन दे देता है। किसको, HTTP को एक टोकन दे देता है
अब बोले अब तुम चले जाओ वापस डेटा लेकर के, ये गया। तो अगली बार जब HTTP जाता है ना तो उस टोकन के साथ जाता है वो, और यहां से वो अपना टोकन को साथ, टोकन अगर वापस आ जाता है तो पता चल जाता है सर्वर को ये पहले भी मेरे पास आया था, जिसको बोलते हैं ना लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपका जो प्रोफाइल खुलता है तो बेसिकली वही ऑप्शन है। अगर ये टोकन का ऑप्शन नहीं होना तो आपको वेबसाइट में हर काम करने के लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा। अगर अपना प्रोफाइल देखना है तो फिर लॉगिन करो, प्रोफाइल के बाद अपना प्रोफाइल के अंदर अपना पासवर्ड चेंज करना है तो फिर से लॉगिन करो। तो कितनी बार लॉगिन करना पड़ेगा अपना, आपको अपना डिटेल देने के लिए। इसीलिए इन टोकन्स का यूज करते हैं कि बार बार उसे डिटेल ना ले, जब आए डेटा लेकर आ रहा है यहाँ पे, इसको एक टोकन दे देते हैं और चला जाएगा। अगली बार जब आएगा तो मैं पता लगा लूंगा तुम वही यूजर हो जो पहले आ चुके हो। ठीक है, तो बेसिकली वेबसाइट का यही होता है। आगे चल के ये सब चीजें पढ़ेंगे हम लोग, बैकएंड में कवर करेंगे वेबसाइट काम कैसे करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें पता लगाना। और किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, जैसे वेबसाइट पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड और इन चीजों का डिटेल बहुत जाना बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। ठीक है ना, तो चलो अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। ओके।